तो दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे हिंदी भाषा के विविध रूप जो यूपीएससी, नेट, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जिसमें हम पढ़ेंगे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा। बोली एक क्षेत्र या विशेष में बोली जाने वाली भाषा के विशिष्ट रूप को हम बोली कहते हैं। एक क्षेत्र है जिससे संबंधित यह भाषा बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बोली। बोली का साहित्य लिखित नहीं बल्कि मौखिक होता है। बोली की लिपि नहीं होती। बोलियां छोटे छोटे भूभाग तक सीमित होती हैं। बोली में ही लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकगीत, लोक कथाएं आदि के सौंदर्य को देखा जा सकता है। बोली का रूप होने के कारण यह अलग अलग स्थानों पर बदलती रहती है। बोली की तुलना में भाषा का क्षेत्र व्यापक है। क्षेत्र के आधार पर हिंदी बोलियों का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 उपभाषाएं हैं। अवधी का क्षेत्र है, यानी कि किन किन राज्यों में अवधी भाषा बोली जाती है। अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और प्रतापगढ़। ये बोलियां कहाँ बोली जाती हैं, अवधी भाषा के क्षेत्र की बोली हैं और इन राज्यों में बोली जाती है। बघेली का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि। मध्य प्रदेश, दमोह, जबलपुर, रीवा और बालाघाट। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है बिलासपुर, सरगजा, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, रायपुर और खैरागढ़। पश्चिमी हिंदी की भाषा है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी दक्षिणी। खड़ी बोली का क्षेत्र है मेरठ, सहारनपुर, यानी कि खड़ी बोली कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, देहरादून, अंबाला, मुजफ्फरनगर, पटियाला का पूर्वी भाग। हरियाणी का क्षेत्र है दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जिंद, हिसार, रोहतक, पटियाला, नाभा। ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग, राजस्थान में भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग। यहाँ पे इन राज्यों में क्या बोली जाती है, ब्रजभाषा का क्षेत्र है, ब्रजभाषा बोली जाती है। बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, बांदापुर, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद। कन्नौजी का क्षेत्र है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहाँपुर। दक्षिणी का क्षेत्र है मुंबई, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। राजस्थानी हिंदी का क्षेत्र है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी, ढूंढाई। मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत। मालवी का क्षेत्र है उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, टोंक। मेवाती का क्षेत्र है भरतपुर, गुड़गांव और अलवर राज्यों में बोली जाती है। जयपुर ढूंढाई हड़ौती, कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ क्षेत्रों में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी है गढ़वाली और कुमायूं। गढ़वाली का क्षेत्र है गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र। कुमायूं का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। बिहारी हिंदी की भाषा है मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली का क्षेत्र है दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। मगही का क्षेत्र है पटना, गया, मुंगेर, नालंदा, नवादा, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, शेखपुरा, औरंगाबाद। भोजपुरी का क्षेत्र है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। अब पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक का अर्थ होता है परिनिष्ठ, यानी कि आदर्श या श्रेष्ठ। भाषा के जिस रूप का व्यवहार शिक्षा, प्रशासनिक कार्य, सामाजिक सांस्कृतिक रूप में उसमें उपस्थित विविध विषमताओं को दूर करके
उसमें साम्यता लाकर एक रूप में किया जाता है, वही भाषा का मानक रूप होता है। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र की स्थानीय या आंचलिक बोली का शब्द भंडार बहुत ही सीमित रहता है और न ही उसका कोई नियमित व्याकरण ही है, जिस कारण इसे आधिकारिक या व्यवहारिक भाषा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। मानक भाषा का प्रयोग साहित्य, संगोष्ठियाँ, पत्र व्यवहार, पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, भाषणों आदि में होता है। यह राजकाज की भाषा, ज्ञान विज्ञान की भाषा, साहित्य व संस्कृति की भाषा, मनोरंजन, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता, अनुवाद की भाषा, कानून, चिकित्सा एवं तकनीकी भाषा, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक, एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा, शिष्ट समाज की भाषा। जब एक क्षेत्रीय बोली के बोले जाने का दायरा विस्तृत होते हुए धीरे धीरे करके आंचलिक साहित्य सर्जन के साथ साथ उस बोली का साहित्यिक क्षेत्र भी बढ़ जाता है और वह बोली एक विभाषा का रूप धारण कर लेती है, तब वही बोली मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, क्षेत्रीय भाषा के स्तर पर चाबी को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा कुंजी, खोलनी, चाबी आदि। यह जरूरी नहीं कि पूरे हिंदी प्रदेश में इसे कुंजी या खोलनी ही कहा जाता हो। इसलिए इस शब्द के यदि एक मानक रूप चाबी को स्वीकृत किया जाए तो पूरा हिंदी प्रदेश इसके प्रयोग को समझ जाएगा। इसलिए भाषा का मानकीकरण जरूरी है। राजभाषा। सन 1949 ईस्वी में श्री गोपालाचार्य ने संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया। फिर जब संविधान सभा की कार्यवाही हुई तो हिंदी प्रारूप में स्टेट लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद राजभाषा किया गया। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी कामकाज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। संविधान द्वारा कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रपति ने यह आदेश दिया कि जहां तक संभव हो सके जनता के साथ पत्र व्यवहार में तथा प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अंग्रेजी के साथ ही बढ़ावा दिया जाए, पर साथ ही यह बात भी लिख दी जाए कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक माना जाएगा। राजभाषा आयोग 1955 में राष्ट्रपति के संविधान ने प्रावधानों के अनुसार बाल साहब गंगाधर खैर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 21 सदस्य थे। इस आयोग के कुछ मुख्य सुझाव निम्न हैं। किन्हीं मामलों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान आवश्यक होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी भाषा का व्यवहार उचित नहीं है। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही संपूर्ण भाषा का एक माध्यम है। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषकर दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन से अधिक हिंदी में हो। संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। भारत की भाषाओं में निकटता लाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए गए जो निम्नलिखित हैं। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया। क वर्ग के क्षेत्र हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली। ये सभी क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। ख वर्ग के क्षेत्र हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित, चंडीगढ़ तथा अंडमान निकोबार हैं। ग वर्ग के क्षेत्र हैं जो शेष सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्र हैं। केंद्रीय कार्यालयों के से क श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी में देवनागरी लिपि में भेजे जाएंगे। ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जा सकता है। केंद्रीय कार्यालयों में प्रेषित हिंदी पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यालय में सभी पत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है।
यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो या उस पर हस्ताक्षर हिंदी में है, तब उसका उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। जहां 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी कार्य में करते हों, वहाँ टिप्पणी, प्रारूप इत्यादि की कार्य हिंदी में ही किया जा सकेगा। 120 अनुच्छेद के अनुसार संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में होगा। 210 अनुच्छेद प्रांतों के राज्य विधानमंडलों का कार्य राज्य की राजभाषा में या हिंदी अंग्रेजी में होगा। राष्ट्रभाषा किसी भी देश या राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी का राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा कहा जाना जाता है। अर्थात जब कोई देश किसी भाषा को अपनी राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है। या फिर राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है कि राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में विचार विनिमय एवं संपर्क किया जा सके। जब किसी देश में कोई भाषा अपने क्षेत्र की सीमा को लांघकर अन्य भाषा के क्षेत्रों में प्रवेश करके वहाँ के जनमानस के भाव और विचारों का माध्यम बन जाती है, तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान प्राप्त करती है। वही भाषा सच्ची राष्ट्रभाषा हो सकती है, जिसकी प्रवृत्ति सारे राष्ट्र की प्रवृत्ति हो, जिस पर समस्त राष्ट्र का प्रेम हो। राष्ट्र के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली तथा समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और रोमन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय भाषा के अनुसार भी अलग अलग आधिकारिक भाषाओं को चुना गया। फिलहाल 22 आधिकारिक भाषाएं में असमी, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा। पंच राष्ट्रभाषा से तात्पर्य किसी देश की उस भाषा से है जिसे वहाँ के अधिकांश लोग बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रभाषा का सामान्य अर्थ यह है कि जिस देश में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हों, वहाँ उसके साथ उनका सांस्कृतिक और भावात्मक जुड़ाव होता है। राष्ट्रभाषा की कसौटियाँ क्या क्या हैं? वह भाषा जो देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जा सकती है, उसे बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा के पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में सक्षम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश के विभिन्न सांस्कृतिक पक्षों की अभिव्यक्ति उसमें हो पाती हो। नेक्स्ट है उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावली उसमें शामिल हो सके। उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषा के अन्य शब्दों के में को वह सहजता से शामिल करे, न कि उनसे परहेज। उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहे तो सीखने की प्रक्रिया कठिन न हो। नेक्स्ट है उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियाँ उसमें प्रयुक्त न होती हों तो उन्हें स्वीकार करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हों। उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्र द्वारा रचा गया हो। उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की है, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की ऐतिहासिक विकास यात्रा। आदिकाल और भक्तिकाल का साहित्यिक रूप साहित्य सिर्फ हिंदी प्रदेश में ही नहीं रचा गया, अपितु हिंदीतर प्रदेशों में भी रचा गया। हमारे देश के सामाजिक विकास में दो आंदोलनों की सबसे बड़ी भूमिका रही, भक्ति आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन। ये दोनों आंदोलन हिंदी के माध्यम से संपन्न हुए। स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवादी प्रकृतियां उभरने लगी। 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ।
1953 के बाद से आज तक राष्ट्रभाषा का मुद्दा कभी प्रभावी ढंग से नहीं उठ सका। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। राष्ट्रभाषा की जरूरत किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता की जागृति एवं अक्षुण्णता के लिए होती है। हमारे देश में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दी तक फारसी राजभाषा रही और सन 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही, परंतु सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही रही। नेक्स्ट पॉइंट है 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियां फोर्ट विलियम कॉलेज एवं सामाजिक धार्मिक नवजागरण ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है सबसे प्रमुख राजनीतिक संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने राष्ट्रीय चेतना के जागरण हेतु एक भाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए इसके लिए हिंदी को उपयुक्त बताया। कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में प्रादेशिक भाषा और हिंदी का प्रयोग करे। 1864 ईस्वी में मुंबई फ्री चर्च कॉलेज के प्राध्यापक श्री पेठे ने राजभाषा नामक मराठी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारत के लिए एक भाषा की आवश्यकता की बात की थी और उनके मत से हिंदी इस दृष्टि से खरी उतरती थी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नामक संस्था स्थापित की। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता की आवश्यक शर्त माना। यदि हम लोगों ने तन मन धन से प्रयत्न किया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन ने गांधी जी से ने अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया। हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे मानते थे कि हिंदी का प्रश्न राज्य का प्रश्न है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार सभाएं स्थापित हुई। 1929 ईस्वी में ही श्री राजगोपालाचारी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। उनका कहना था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। उन्होंने 1937 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। संपर्क भाषा वह भाषा है जो हमें अन्य लोगों के संपर्क में लाए, जो एक दूसरे को जोड़ती है। एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जनभाषा कहते हैं। इसे कई भाषाओं में लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा और मान भाषा भी कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वर्तमान में अंग्रेजी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है, क्योंकि यदि हमें तमिल भाषा भाषी व्यक्ति से संपर्क साधना है तो तमिल आनी चाहिए, अन्यथा अंग्रेजी प्रत्येक जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए। एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो। डॉक्टर पूर्णचंद टंडन संपर्क भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो सामाजिक विभिन्न वर्गों या निवासियों के बीच संपर्क के काम आती है। इस दृष्टि से भिन्न भिन्न बोली जाने वाली अनेक वर्गों के बीच हिंदी एक संपर्क भाषा है और अन्य कई भारतीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच भी संपर्क भाषा है। भारत में हिंदी संपर्क भाषा काफ़ी लंबे समय से रही। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, बल्लभाचार्य, निम्बाचार्य और अन्य आचार्य संपूर्ण भारत में इसी भाषा से माध्यम अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते हैं। वर्तमान में रेडियो, टीवी, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संचार भाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं अथवा संदेशों विचारों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार अथवा संप्रेषण को संदेशवाहन, संदेश अंग्रेजी में कम्युनिकेशन आदि नामों से भी जाना जाता है। संप्रेषण अथवा संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई। कहा जाता है कि संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस या कम्युनिकेयर शब्दों से मिलकर बना है। संचार की विशेषता है। संचार संप्रेषण एक रेखीय प्रक्रिया है। संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से निकला। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है।
संचार में कला और विज्ञान दोनों तत्व पाए जाते हैं। संचार भाषा के रूप में हिंदी। आज के विविध जनसंचार माध्यम रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र आदि द्वारा सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की अधिकांशतः जनता इसे बोलती और समझती है। कुछ लोग इसे बोल भले ही न पाए पर समझते अवश्य हैं। फिल्मों ने हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अवश्य दे दिया। हिंदी की फिल्मों के दर्शक पूरे विश्व में फैले हुए हैं। हिंदी में जितनी संख्या में छोटे और बड़े समाचार पत्र छपते हैं, विश्व में किसी भाषा में नहीं छपते। इस प्रकार हिंदी एक सशक्त संचार भाषा भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी की संवैधानिक स्थिति, अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित है। यह मुंशी अयंगर के नाम से प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 343। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। अनुच्छेद 344 के तहत इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार सीमित किया जा सकता है आदि। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ से 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। यह आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा हिंदी भाषी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिश पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। अनुच्छेद 345। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी की शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। नेक्स्ट है हिंदी की यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 के अकॉर्डिंग इस अनुच्छेद के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी। दो या दो से अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहे तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाएगी और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए, तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजनों के लिए जो वह निर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। अनुच्छेद 348। अनुच्छेद में यह कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक उनके प्रस्तावित संशोधन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा किए गए अध्यादेश से हैं। संविधान के अधीन अथवा संसद किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम, उपविधियाँ हैं। संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेश, नियम, विनियम और उपविधियाँ हैं। इस अनुच्छेद में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों के लिए हिंदी भाषा या उस राज्य में मान्य की भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
पर यह बात उस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी। नेक्स्ट है 349 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी संशोधन करने के लिए क्या होगा, उससे पहले राष्ट्रपति से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 350। इस अनुच्छेद के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने का पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार इस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वे भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में आक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से संबंध ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।